नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के भारत में राष्ट्रवाद नाम के अध्याय के इस चौथे वीडियो में। इससे जस्ट पहले के वीडियो में हमने महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया दूसरा बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन उसके बारे में पढ़ा। हमने उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि दांडी यात्रा जो नमक कानून को तोड़ने के लिए प्रारंभ हुई, तब से लेकर यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जो जाकर गांधी इरविन पैक्ट के रूप में उसका पहला विराम, जहां महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए राजी हो गए। और जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वहां से किसी कारण से वो बेनतीजा रही और वो नाराज होकर कॉन्फ्रेंस के बीच में से ही उसको छोड़ करके वापस भारत लौट आए। और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू जैसे जो बड़े कांग्रेस के नेता थे, वे सब जेल में बंद थे। और इस सारी स्थितियों में उन्होंने एक बार वापस प्रयास किया कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः खड़ा कर पाए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे दबा कर रख दिया, कुचल कर रख दिया। ज़्यादा रुचि उसके बारे में वापस महात्मा गांधी पैदा नहीं कर पाए और 1934 तक आते आते यह संपूर्ण जो आंदोलन था वो क्रैश्ड हो गया, दबा दिया गया, समाप्त हो गया। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इस संपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से वो वर्ग थे, कौन कौन से समूह थे जिन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और उनके भाग लेने के पीछे उनकी मंशा क्या थी, यानी कि स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता से उनके मायने क्या थे, वे इस आंदोलन में क्यों भाग लेना चाहते थे। ये सब चीजें अलग अलग समूहों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला जो समूह था सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल जो विभिन्न सामाजिक समूह हैं, उन समूहों में सबसे पहला जो समूह था वो था संपन्न किसानों का वर्ग। जो संपन्न किसान थे, धनवान किसान थे, बड़े जो किसान थे, उन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत एक्टिवली, बहुत सक्रिय भाग लिया। संपन्न किसानों के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने के कारण क्या थे, उसको अच्छे तरीके से जान लीजिए। ये जो संपन्न किसान थे भारत के उस समय के, इसमें गुजरात के जो पाटीदार कम्युनिटी के किसान हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के जो जाट किसान थे, ये महत्वपूर्ण रूप से थे। ये जो बड़े किसान थे, संपन्न किसान, ये लोग व्यावसायिक फसलों की खेती किया करते थे। व्यावसायिक फसलें मतलब गन्ना, कपास, जूट, इस प्रकार की खेती जिनका औद्योगिक उत्पादन में और रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है, ऐसी जो फसलें होती हैं उनको व्यापारिक फसलें कहते हैं। तो ये जो बड़े किसान थे ऐसी व्यापारिक फसलें किया करते थे, व्यावसायिक फसलें किया करते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनका व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा भी था, दुनिया भर में इनका आयात निर्यात हुआ। लेकिन ये जो समय था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ये महामंदी का दौर था, एक वैश्विक महामंदी प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व में आई, वही ये टाइम पीरियड चल रहा था। और इसलिए जैसे ये मंदी वैश्विक स्तर पर छाने लगी, तो ये जो बड़े किसान थे, इनके पास में नगद आय आने के जो स्रोत थे, जो जेब में पैसा आने का स्रोत था, वह कम हो गया। और ऐसी स्थिति हो गई कि ये जो लगान चुकाया करते थे अंग्रेजों को, वह लगान चुकाने का सामर्थ्य ये बड़े किसान भी खो बैठे। और क्योंकि व्यापारी बड़े थे, इसलिए अंग्रेज इनके ऊपर जो लगान लगाते थे, वो लगान भी कम नहीं लगाते थे, वो भी बहुत भारी भरकम लगान था। तो कुल मिलाकर ये जो संपन्न किसान थे, इस संपन्न किसान इन अंग्रेजों के द्वारा लगाए जा रहे इस भारी लगान से त्रस्त हो चुके थे और आर्थिक मंदी के कारण से उनकी जो आमदनी थी, नगद आय, वह भी समाप्त हो चुकी थी। और इसलिए इन संपन्न किसानों के लिए आजादी का मतलब, स्वराज का मतलब ही उस भारी लगान से मुक्ति थी। और इसलिए उन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। ना केवल स्वयं जुड़े, बल्कि अपने जो समूह थे, किसान वर्ग था बड़ा, उन किसानों को भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़ने और अंग्रेजी सामानों, अंग्रेजी कानूनों का बहिष्कार करने के लिए इन संपन्न किसानों ने प्रेरित किया, मोटिवेटेड किया। लेकिन 1931 में जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ और ये आंदोलन बेनतीजा समाप्त हो गया, तो इन किसानों को बहुत निराशा हाथ लगी। और फिर वापस जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद गांधी जी लौटकर वापस जब इस आंदोलन को प्रारंभ किए, तो इन लोगों की कोई दिलचस्पी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं थी, क्योंकि बिना लगान को समाप्त किए ही आंदोलन समाप्त हो गया था पहले।
तो ये संपन्न किसानों ने व्यवसायिक सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया और क्यों भाग लिया, ये हमने समझा। दूसरा जो वर्ग था वह था गरीब किसानों का। देखिए, संपन्न किसान, अमीर जो किसान थे, गरीब किसानों की क्या स्थिति थी। तो ये जो गरीब किसान थे, इनकी अपनी मांगे थी, इनकी अपनी परेशानियां थी। तो इनके लिए आजादी का मतलब वो जो लगान था जो अंग्रेज इनके ऊपर लगाते थे, उस लगान से मुक्ति तो ये चाहते ही थे, लेकिन इनके साथ एक दूसरी परेशानी भी थी। ये जो गरीब किसान थे, इनके पास अपनी खुद की जमीनें नहीं थी। ये जो बड़े किसानों या फिर जो जमींदार होते थे, उन जमींदारों से पट्टे लेकर, जमीन का पट्टा लेकर, यानी भाड़ा देते थे, उस जमीन का किराया देते थे और उस किराए की जमीन पर खेती किया करते थे। ये जो भाड़ा होता था, ये भाड़ा भी बहुत बड़ी मात्रा में होता था और इसलिए इन किसानों के लिए जो परेशानी थी, जिससे ये मुक्त होना चाहते थे, लगान जो अंग्रेज लेता था उससे तो मुक्ति चाहते ही थे, लेकिन जमींदार जो जमीन का भाड़ा लिया करते थे और हर साल वो भाड़ा बदल दिया जाता था, हर साल जमीन का पट्टा बदल दिया जाता था। बदल बदल कर जमीन का पट्टा रखने से मालिक जो थे जमीन के, जमींदार, वो ये सोचते थे कि ये किसानों को अगर लगातार एक ही जमीन का पट्टा दिया जाएगा तो फिर ये मालिक हो जाएंगे, इनका मालिकाना हक हो जाएगा उस जमीन के ऊपर। इसलिए पट्टा भी बदल बदल कर दिया जाता था, कभी यहाँ खेती करने के लिए, कभी उनकी जमीन बदल दी जाती थी और उस जमीन का भाड़ा भी इन गरीब किसानों को देना पड़ता था। और ये भाड़ा जो था वो इतना परेशान करता था, इतना आतंकित करता था उन किसानों को कि वो उनसे मुक्ति चाहते थे। तो जो अंग्रेज थे वो तो लगान लगा ही रहे थे, उससे तो उनको मुक्ति चाहिए ही थी, लेकिन साथ ही साथ जमींदारों के द्वारा जो जमीन का भाड़ा लिया जाता था उससे भी ये मुक्त होना चाहते थे। और इसलिए कई बार इन गरीब किसानों ने बहुत छोटे छोटे आंदोलन किए। इन आंदोलनों को भाड़ा विरोधी आंदोलन कहा गया। जो जमीन का भाड़ा था उस भाड़े से मुक्ति चाहने के लिए भाड़ा विरोधी आंदोलन हुए। इन भाड़ा विरोधी आंदोलनों का जो नेतृत्व करते थे सामान्यतः जो कम्युनिस्ट लोग थे और जो समाजवादी लोग थे, वही इन भाड़ा विरोधी छोटे किसानों के जो आंदोलन थे उनका नेतृत्व किया करते थे। लेकिन जो कांग्रेस थी उस समय, वो कांग्रेस हिचकिचाती थी किसानों के, छोटे किसानों के, गरीब किसानों के ये जो भाड़ा विरोधी आंदोलन थे इनको समर्थन देने में, उन गरीब किसानों के आंदोलनों में भाग लेने में कांग्रेस हिचकिचाती थी। और कांग्रेस की इस हिचकिचाहट का कारण क्या थी? ये जो बड़े किसान थे ये कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के मन में ये डर था कि मैं अगर कांग्रेस इन गरीब किसानों के इन भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देगी तो ये जो अमीर किसान हैं ये कांग्रेस से दूर चले जाएंगे, कांग्रेस का हाथ छोड़ देंगे। इसलिए इन गरीब किसानों के भाड़ा विरोधी इन आंदोलनों को कांग्रेस समर्थन नहीं करती थी। उसके मन में ये हिचकिचाहट हमेशा रहती थी कि अमीर जो किसान है वह उनसे छिटक कर दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये गरीब किसान जो थे वो लगान और जमीन के भाड़े से मुक्ति चाहने के लिए इन सविनय अवज्ञा आंदोलनों की जो श्रृंखला उस समय चली उसमें पार्टिसिपेट करती थी। हालांकि इनकी जो उस आंदोलन में भाग लेने की संख्या थी वह संपन्न किसानों की अपेक्षा कम थी। उसका कारण भी मैंने आपको स्पष्ट किया, क्योंकि कांग्रेस जो संचालन कर रही थी संपूर्ण आंदोलन का, वह कांग्रेस गरीब किसानों की भाड़ा विरोधी जो आंदोलन थे उनको सहयोग करने से हिचकिचाती थी। तीसरा जो वर्ग था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाला, वो था व्यवसायी वर्ग। जो उद्योगपति थे, जो व्यवसायी थे, उनकी स्थिति क्या थी? इन व्यवसायी वर्ग ने भी वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस समय इन्होंने पर्याप्त मुनाफा कमाया, पर्याप्त लाभ कमाया। युद्ध के लिए काम आने वाली जो सामग्री थी उनका बड़े संख्या में उत्पादन करके ये व्यापारी वर्ग बहुत अधिक लाभ कमा चुका था। लेकिन जैसे जैसे ये आर्थिक मंदी का दौर आया और विदेशी जो औपनिवेशिक जो नीतियां थी, जो गुलाम देशों के व्यापार को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने बनाई थी, तो उन नीतियों का विरोध ये बड़े व्यापारी कर रहे थे। ये चाहते थे एक बहुत ही स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण व्यवसायियों को मिले ताकि वह अपने व्यापार का बहुत अच्छा विकास कर सके। ये जो विदेशी आयात जो होता है, उस विदेशी आयात से सुरक्षा चाहते थे कि विदेशी जो माल आकर भारत के बाजारों में बिकता था उससे यहाँ के व्यवसायी नाराज थे। उनको लगता था कि अगर विदेशी माल यहाँ आकर बिकेगा तो हमारा माल कम बिकेगा, और इस कारण से विदेशी आयात से ये व्यवसायी वर्ग अपनी सुरक्षा चाहता था। साथ ही साथ जो आयात और निर्यात के जो नियम कायदे अंग्रेजों ने बनाए थे, उन आयात निर्यात के नियमों में भी ये अपने अनुकूल बदलाव चाहते थे
इन सब कारणों से व्यवसायी वर्ग जो है बड़ी संख्या में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़े, और केवल जुड़े ही नहीं तो इस आंदोलन को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है, किसी भी आंदोलन को लंबा चलाना है तो उसके लिए आर्थिक सहायता चाहिए होती है, पैसे की व्यवस्था करनी होती है। तो इस संपूर्ण आंदोलन में बड़ी मात्रा में इस व्यवसायी वर्ग ने और आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई, और साथ ही साथ इस संपूर्ण समय में अपने व्यवसायिक हितों को संगठित करने के उद्देश्य से जो व्यापारियों के हित थे वो एक जैसे थे, और उन हितों की आवाज और ताकत के साथ उठाई जा सके, इसके लिए भारत में जो व्यवसायी वर्ग था उन्होंने इस समय में बड़े बड़े कुछ संगठन स्थापित किए, जिसमें से दो बड़े संगठन आज भी मौजूद हैं भारत में। एक है भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, जो 1920 में अपने देश के व्यापारियों ने बनाई, और दूसरी 1927 में बना भारतीय वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परिसंघ। इसको अंग्रेजी में ज्यादा अच्छी तरीके से आज वर्तमान में भी इसकी उपस्थिति है भारत में, फिक्की के नाम से जानते हैं, FICCI, ठीक है ना, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ, ठीक है ना। तो भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ ये 1927 में बना, फिक्की के नाम से आज इसको जानते हैं। तो इस प्रकार के संगठनों में भी इन बड़े व्यापारियों ने अपने आप को संगठित करना चालू किया और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। इनका जो उद्देश्य था कुल मिलाकर के वो था भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध। जो भारत का सारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसको जो अंग्रेज अपनी जकड़न में लेते जा रहे थे, उससे ये मुक्ति चाहते थे। उस अर्थ जगत को अंग्रेज छोड़ दे अपने हाथ से, भारतीय लोग, भारतीय व्यापारी अपने हिसाब से अपनी आर्थिक नीति तय करें, ऐसी इनकी इच्छा थी। लेकिन इनका भी हाल वैसा ही हुआ। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया, उस गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद इन बड़े व्यवसायियों व्यापारियों की रुचि भी इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाप्त हो गई। इस आंदोलन के अंदर उनको कोई दिलचस्पी नहीं रही। तो ये तीसरा वर्ग था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, व्यवसायी वर्ग, जिन्होंने शुरुआती समय में बहुत दिलचस्पी के साथ भाग लिया, आर्थिक प्रबंध भी किए। कुल मिलाकर क्या चाहता था वार्षिक ये जो व्यवसायी वर्ग था वो चाहता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण जो है वो समाप्त हो जाए, वे स्वयं अपने हिसाब से अपनी व्यापारिक नीतियां बना सके। चौथा वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाला था औद्योगिक श्रमिक वर्ग। इन उद्योगपतियों, इन व्यवसायियों के कारखानों में, इनकी फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते थे वह भी अपना एक बड़ा वर्ग था। उसकी क्या स्थिति थी देखिए, तो साफ साफ ये स्थिति आप समझ सकते हैं कि ये जो श्रमिक वर्ग था, ये जो मजदूर वर्ग था, नागपुर के अलावा जो नागपुर एक केंद्र था, उस नागपुर के बाहर कहीं भी बड़ी संख्या में श्रमिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। भाग नहीं लेने का कारण क्या था? तो वो कारण भी सेम टू सेम ऊपर जैसा ही था। ये जो अमीर व्यवसायी वर्ग था, ये जो बड़े व्यवसायी थे, ये व्यवसायी क्योंकि कांग्रेस के ज्यादा निकट थे, इसलिए उद्योगपतियों से ये जो कांग्रेस की नजदीकी थी, उसके कारण मजदूर और कांग्रेसियों के बीच में एक दूरी खड़ी हो गई। क्योंकि जो मजदूरों की मांग थी, कम वेतन और खराब जो कार्य की स्थितियां हैं, जो वर्किंग कंडीशन, खराब वर्किंग कंडीशन में उनको फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, ये किसके कारण से थी? ये व्यापारियों के कारण से थी, व्यवसायियों के कारण से थी। और उन व्यवसायियों की फैक्ट्रियों में मजदूर वर्ग काम करता था, तो जो व्यवसायियों का हित था वो मजदूरों का हित नहीं था। क्योंकि जो व्यापारी थे बड़े, उनके कारण से ही तो उनको कम वेतन मिल रहा था, खराब उनकी कार्य की स्थितियां थी। और इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपने नजदीक लिया इस बड़े व्यापारी वर्ग को, या कांग्रेस इस बड़े व्यापारी वर्ग की ज्यादा नजदीक चली गई, इसलिए इस मजदूर वर्ग ने अपने आप को कांग्रेस से दूर कर लिया। लेकिन फिर भी छोटा छोटा जो मजदूर वर्ग था, जगह जगह पर उनकी जो परेशानियां थी, क्योंकि आंदोलन तो चल ही रहा था संपूर्ण देश भर में, और इसलिए उन्होंने अपनी परेशानियों को इस आंदोलन के साथ कहीं कहीं कनेक्ट कर लिया। जैसे उनका जो कम वेतन मिलना, खराब कार्य स्थितियां जो थी, उसका विरोध करने के लिए उन्होंने कहीं कहीं इन आंदोलनों में भाग लिया। तो ये श्रमिक वर्ग की स्थिति थी। क्योंकि व्यवसायी वर्ग कांग्रेस के ज्यादा नजदीक हो गया था, इसलिए श्रमिक वर्ग और उनकी मांगों को इग्नोर किया जाने लगा कांग्रेस की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो श्रमिकों के अगर ज्यादा पास जाती तो ये जो बड़े व्यवसायी वर्ग थे वो अपना हाथ कांग्रेस से खींच सकते थे। इसलिए इनको भी एक इग्नोरेंस जो है वह कांग्रेस की झेलनी पड़ी, और उसके कारण से इनका जो पार्टिसिपेशन है
इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो बहुत कम रहा अपेक्षा से। पांचवा जो वर्ग था सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाला, वो थी महिलाएं। तो इस संपूर्ण आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। जिस समय महात्मा गांधी दांडी यात्रा के लिए निकले और जगह जगह जो सभाएं करते थे वो रुक रुक करके उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती थी। केवल वहीं पर नहीं, तो वो जो संपूर्ण नमक का सत्याग्रह था, उस नमक सत्याग्रह में भी महिलाओं ने बड़ा पार्टिसिपेशन किया। जगह जगह पर जुलूस निकालना, नमक बनाने में सहयोग किया महिलाओं ने। कपड़ों और शराब की जो दुकानें हैं, जो विदेशी कपड़े और विदेशी शराब थी, उनकी दुकानों की पिकेटिंग के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आंदोलन का ऐसा तरीका जिसमें दुकान या शहर का मार्ग ही ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसी विदेशी कपड़ों शराब की दुकानों की पिकेटिंग करने में भी महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन महिलाओं को जो एक संपूर्ण कांग्रेस की जो नीति थी, उस कांग्रेस की उस नीति में महिलाएं कभी भी आंदोलन का नेतृत्व करती हुई दिखाई नहीं दी। महिलाओं को लगातार एक तरीके से बड़े पद नहीं, उनके बारे में यही धारणा थी कि वो घर के काम करने के लिए महिलाओं की उपयोगिता है, और इसलिए महिलाओं को बड़ा नेतृत्व इन आंदोलनों में नहीं मिला। लेकिन महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत बड़ी संख्या में सविनय अवज्ञा आंदोलन में रहा है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये 5 प्रकार के सामाजिक समूह, उनका पार्टिसिपेशन, उनका इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के उनके कारण क्या थे, उनकी मंशा क्या थी, और उनकी आजादी के लिए उनके मायने क्या थे, वो हमने इन 5 वर्गों के अंदर देखे हैं। लेकिन इन 5 वर्गों के अतिरिक्त 2 ऐसे वर्ग भी थे जिनका पार्टिसिपेशन इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही कम या नगण्य, जिसको कहा जा सकता है कि नहीं रहा। बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन उनका इस संपूर्ण आंदोलन में नहीं रहा। वो 2 वर्ग कौन से थे, तो उसको हम इस टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हैं, सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिन समूहों को बिल्कुल छू नहीं पाया, जिसमें बिल्कुल निष्प्रभावी रहा, वो 2 समूह थे। एक तो दलित वर्ग और एक जो मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो मुस्लिम्स की उस समय थी देश भर में, वो मुस्लिम राजनीतिक संगठन, उन्होंने इस संपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने आप को दूर रखा। क्यों, उसके कारणों को भी हम समझते हैं। तो पहला तो जो दलित वर्ग से आप सब लोग समझते हैं। वैसे तो ये जो शब्द है ये बहुत वेदनीय है। ये शब्द भारत में इस्तेमाल आज तक किया जा रहा है। यही भारत के लिए बड़ी कष्टपूर्ण स्थिति है, क्योंकि दलित इस देश में कोई नहीं, सब भारत माता की संतान है, ऐसे हम मानने वाले लोग। लेकिन ये शब्द आज भी इस देश में प्रचलित है। और वो जो समय थी स्वतंत्रता आंदोलन का, वो जो दौर था, उस समय समाज में छुआछूत वाली जो स्थिति थी, बहुत ही विकट स्थिति थी, बहुत कष्टपूर्ण स्थिति थी। समाज का जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसको कहते हैं, वो सामाजिक अपमान झेलता था। गरीबी तो उनकी स्थिति थी ही, लेकिन सामाजिक अपमान उनको अधिक कष्ट देने वाला था। और इसीलिए सामाजिक अपंगता शब्द इसके लिए इस्तेमाल हुआ है कि समाज का अपना ही एक समाज का जो सेक्शन था, उसकी जो भेदभावपूर्ण स्थिति थी, उस भेदभाव के कारण से जो कष्ट वह सहन करता था, वो एक चरम पर था उन दिनों। विशेषकर नागपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, वहाँ तो ये बहुत बड़ी मात्रा में समाज के अंदर दिखाई देता था। तो ये जो दलित वर्ग की ऐसी भेदभावपूर्ण स्थिति थी, इस स्थिति को बदलने के लिए अलग अलग प्रकार के जो नेता थे, उस दलित समाज के जो नेता थे, वो अलग अलग प्रकार के प्रयत्न किया करते थे, जिनसे उन दलित समाज के लोगों का उत्थान हो सके, उनको सामाजिक सम्मान की प्राप्ति हो सके। और इसलिए उस समय जितने भी नेता दलित समाज के उद्धार में लगे थे, उनका एक स्पष्ट मानना था कि ये जो दलित समाज की ये जो सामाजिक अपंगता है, सामाजिक अपंगता अर्थात जो ऐसी स्थिति हो गई है उस समाज के एक उस हिस्से की, जिसको दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है, उसके संपूर्ण अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं, सब प्रकार का अपमानजनक व्यवहार उनके साथ समाज में हो रहा है। ये जो सामाजिक अपंगता है, इसको समाप्त करने का, इसको खत्म करने का एकमात्र तरीका है। वह तरीका क्या है कि इन दलित लोगों के हाथ में इनका राजनीतिक सशक्तिकरण किया जाए, पॉलिटिकल पावर दलित लोगों के हाथ में ट्रांसफर हो। धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व इन लोगों का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनका जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, वह बढ़ता चला जाएगा और शेष जो भारतीय समाज है उसके एक लेवल पर, उनकी बराबरी में इनको लाया जा सकता है। और इसलिए सामाजिक अपंगता को समाप्त करने के लिए, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण हो, इस सशक्तिकरण के लिए
अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग होने लगी। अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग यह इस दलित समाज के नेताओं के द्वारा होने लगी। क्या थी ये अलग निर्वाचन क्षेत्र? इसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं, अलग या पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स या पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या थे? तो सामान्यतः चुनाव होते हैं तो आज हम जैसी परिस्थिति देखते हैं, रिजर्वेशन के कारण से जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट तो किसी भी जाति का हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको उसके लिए रिजर्व किया गया हो, लेकिन उस कैंडिडेट को वोट देने वाले जो वोटर्स हैं वो सभी लोग होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यानी कि सब जातियों के लोग। जो भी खड़ा हुआ उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को वोट देने वाला समूह मिक्स होता है, सब लोग मिलकर वोट देते हैं। खड़े होने वाला उम्मीदवार जो है वो रिजर्व कैटेगरी का हो सकता है, यह आज की स्थिति हमको दिखती है। लेकिन जब ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग होती थी तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स में ये जो खतरनाक कंडीशंस होती थी वो यही थी कि जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है चुनाव में, जो कैंडिडेट है चुनाव लड़ने वाला, वह भी उस पर्टिकुलर जाति का हो और उसको वोट देने वाले लोग भी उसी वर्ग से संबंधित हो। तो वोट देने वाले और चुनाव में खड़ा होने वाला यही जब एक ही जाति का हो, ये जो मांग थी, इस मांग को कहा गया सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग। और इस मांग के कारण से, क्योंकि इस मांग को कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं था और समर्थन नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस दलित वर्ग की जो भूमिका थी वह बहुत ही सीमित थी, बहुत लिमिटेड थी। और इसी कारण से अलग अलग प्रकार के संगठन दलित वर्ग के उस समय बने। उसमें से प्रमुख रूप से दलित वर्ग एसोसिएशन 1930 में बना, जिसके फाउंडर, जिसका निर्माण करने वाले डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बाद में भारतीय संविधान की जो निर्माण की जो प्रारूप समिति बनी उसके वो अध्यक्ष बने थे। तो डॉक्टर अंबेडकर भी स्वयं क्योंकि इस दलित वर्ग से आते थे और उन्होंने स्वयं में भी समाज में जो ये भेदभावपूर्ण स्थिति है, ये जो सामाजिक यातना जिसको कहते हैं, उसको अपने बाल्यकाल से लेकर अपने जवानी तक अनुभव किया था। तो इस कारण से डॉक्टर अंबेडकर भी इस सामाजिक अपंगता को, इस दलित वर्ग की जो भेदभावपूर्ण स्थिति थी उसको बदलना चाहते थे और उनका अनुभव बहुत कड़वा रहा उनके संघर्षों के दौरान, और इसलिए उन्होंने दलितों के लिए एक एसोसिएशन, एक समूह बनाया, दलित वर्ग एसोसिएशन। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने इस एसोसिएशन का निर्माण किया और इस एसोसिएशन का निर्माण करने के बाद ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी उसको भी इन्होंने समर्थन दिया। यहां पर ये पूना पैक्ट पढ़ने से पहले पिछले वीडियोस में एक भैया ने कमेंट्स किया था, उस प्रश्न को मैं यहां ले रहा हूं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से महात्मा गांधी बीच में लौटकर क्यों आ गए। ऐसा एक प्रश्न एक भैया ने पिछले वीडियो के कमेंट्स में किया है। मैं यहां बताना चाहता हूं आपको, यहां ये क्योंकि रिलेटेड टू टॉपिक हो गया है, कि ये जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी को यह कहकर मनाया गया कि उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संपूर्ण भारत के आप प्रतिनिधि हैं, क्योंकि कांग्रेस संपूर्ण देश का नेतृत्व करती है, इसलिए उसके प्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वो वहां पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि वो अकेले नहीं थे भारत से पहुंचने वाले, तो भारत के जो अलग अलग वर्ग थे, क्योंकि अंग्रेजों की तो नीति थी फूट डालो राज करो, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी पहुंचे लंदन तो उन्होंने देखा कि वहां पर अलग अलग समूहों का नेतृत्व करने वाले, भारत को अलग अलग समूहों में बांट दिया अंग्रेजों ने, और उन संपूर्ण समूहों का नेतृत्व करने वाले अलग अलग लोग वहां पर मौजूद थे। और वहीं पर ये जो दलित वर्ग था, इस दलित वर्ग को भी प्रतिनिधित्व करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर भी थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने वो जो अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की, जिसमें खड़ा होने वाला कैंडिडेट भी दलित समाज का हो और वोट भी केवल उनको दलित समाज के लोग ही दें, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात थी, ये अंबेडकर से पहले जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग ने भी मुसलमानों के लिए इसी प्रकार के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी और अंग्रेज उसको मानने की स्थिति में आ गए। वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर की ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दलितों के लिए, इस मांग को भी जब अंग्रेजों ने समर्थन देने की कोशिश की तो महात्मा गांधी और उनको यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको यह असहनीय लगा, और वो यह जानते थे कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है, जब खड़े होने वाला कैंडिडेट भी दलित होगा और वोट देने वाले भी दलित होंगे, तो फिर संपूर्ण समाज में उनके साथ ये दलित समाज एकाकार कब होगा।
समरसता कब आएगी, समानता की स्थापना नहीं हो पाएगी कभी भी इस समाज के अंदर। और इसलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग का बहिष्कार किया, इसका विरोध किया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वापस भारत आ गए और आमरण अनशन पर बैठ गए। ठीक है ना। पृथक निर्वाचन क्षेत्र के जो विषय था, इस विषय पर दोनों में विवाद हो गया। दोनों में विवाद मतलब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी में। और महात्मा गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित की जो मांग अंबेडकर कर रहे थे उसके पक्ष में वो नहीं थे, उसका विरोध उन्होंने किया और वो वहां से आए और आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी आमरण अनशन पर बैठे लंबे समय तक और उसके बाद अंततोगत्वा जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो गांधी से मिलने गए। गांधी और अंबेडकर के बीच में बातचीत हुई और बातचीत होने का जो नतीजा निकला, उन दोनों के बीच में, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ। उस पैक्ट को कहते हैं पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट एक समझौता था। किस किस के बीच में था? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के बीच में यह पैक्ट हुआ था। पैक्ट में क्या था? तो पैक्ट होता है तो दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों की मांगे उस पैक्ट में स्पष्ट होती है। तो इस पैक्ट के अंदर जो डॉक्टर अंबेडकर थे, उन डॉक्टर अंबेडकर ने तो अपनी ये जो मांग थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग, जिसके अंदर वोट डालने वाला कैंडिडेट और वोट डालने वाले जो मतदाता थे, वोटर्स, और चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट, उम्मीदवार, ये दोनों ही दलित वर्ग का होना चाहिए। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की थ्योरी थी, इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात को, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात को डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ दिया। इस जिद को डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ दिया और महात्मा गांधी ने इस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जगह पर रिजर्वेशन फॉर दलित, आरक्षण, दलित समाज को आरक्षण की बात को स्वीकार कर लिया। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उसमें से एक निर्धारित प्रतिशत जो है वह उन सीटों पर केवल दलित समाज के लोग ही और चुनाव लड़ेंगे। ये दलित शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं बहुत कष्ट के साथ, क्योंकि किताब में इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस शब्द का उपयोग नहीं करता हूं। अभी आज भी संविधान में जो शब्द दलित के लिए इस्तेमाल किया गया है वो एससी, शेड्यूल कास्ट के रूप में, अनुसूचित जाति के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो महात्मा गांधी ने एससी समाज के लिए रिजर्वेशन की बात को स्वीकार कर लिया और डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को छोड़ दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये जो समझौता हुआ महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, उसी को पूना पैक्ट कहा गया। कब हुआ ये? सितंबर 1932 में। ठीक है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हो गए और आरक्षित सीटों का प्रावधान, पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी, इसको तो समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था कर दी गई। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान में भी जो पहली बार एससी समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की बात जहां हुई है, वह आरक्षण की व्यवस्था की बात इस पूना पैक्ट में हुई है। किसके बीच में हुआ पूना पैक्ट? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। तो दूसरा जो समूह था जिन्होंने अपने आप को दूर रखा इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से, वो था मुस्लिम राजनीतिक संगठन। उस समय की जो मुसलमानों की पार्टियां अपने आप को कहती थी, हालांकि उनके पास में बहुत बड़ा मुस्लिम समर्थन था नहीं उस समय, लेकिन उन मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी अपने आप को सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रखा। दूर रखने का कारण क्या था? तो दो बड़ा कारण था। एक तो वो जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, खलीफा के अपमान का बदला भारत में लेने के लिए, वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो बिल्कुल समाप्त हो गया, महात्मा गांधी ने उसको वापस ले लिया, अंग्रेजों ने उसको क्रैश कर दिया। उसके बाद से ये जो संपूर्ण समूह था वो कांग्रेस से अपने आप को वापस पृथक कर लिया, दूर करने लगा, क्योंकि उनका खिलाफत आंदोलन जो है वो बिल्कुल उफान पर चल रहा था और महात्मा गांधी ने उसको ऑफ कर लिया। इसलिए इसके कारण से मुस्लिम राजनीतिक संगठन कांग्रेस से दूर होने लगे और दूर होने के साथ साथ उन्होंने भी, मुस्लिम लीडर्स ने भी वही मांग की, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग। किसके लिए? मुस्लिम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग। पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या है, इसको भी आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां चुनाव लड़ने वाला और चुनाव में वोट डालने वाला एक ही वर्ग से, एक ही समूह से संबंधित
होता है और ये बहुत खतरनाक है भारत जैसे देश के लिए, भारत जैसी सोसाइटी के लिए। लेकिन ये मांग मुस्लिम संगठनों ने भी कर डाली। जो मांग बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने भी की दलितों के लिए, वही मांग सबसे पहले मुसलमानों ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए की, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग। और कांग्रेस तो इसके पक्ष में थी ही नहीं शुरू से ही। महात्मा गांधी तो बिल्कुल विरोध में थे इस पृथक निर्वाचन की इस मांग के, और इसलिए ये जो मुस्लिम संगठन थे वो कांग्रेस से दूर हो गए। साथ ही साथ एक और कारण बन गया इस आंदोलन से दूर होने का कि 1920 के बाद जो कांग्रेस है, कांग्रेस और हिंदू महासभा, जो कि उस समय हिंदू जो कम्युनिटी भारत में थी उसका एक बड़ा संगठन था, तो कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच भी नजदीकी इस 1920 के समय के बाद होने लगी। जैसे जैसे कांग्रेस और हिंदू महासभा पास आने लगी, वैसे वैसे मुस्लिम संगठनों ने अपने आप को कांग्रेस से दूर करना चालू कर दिया। और बाद में तो ये स्थिति ऐसी बनी इस पृथक निर्वाचन की मांग को लेकर के कि जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए, सांप्रदायिक टकराव होने लगे, बहुत बड़ी मात्रा में इसमें हत्याएं हुई हिंदू मुस्लिम दंगों के अंदर। कुल मिलाकर जो मुस्लिम नेता थे, जो राजनीतिक नेता थे इन संगठनों के, उनके मन में डर समा गया। पता नहीं कहां से आया, लेकिन उनके मन में ये डर आ गया। ये डर तो नहीं था वास्तव में, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, और वो महत्वाकांक्षाएं को उन्होंने डर के रूप में प्रकट किया कि मुस्लिम नेताओं को डर था कि बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच अल्पसंख्यक मुसलमानों की पहचान खो जाएगी अगर देश स्वतंत्र हो गया, या फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर चुनाव करवा कर कोई यहाँ की भारतीय सरकार स्थापित कर दी, तो उन चुनावों में कहीं जो बहुसंख्यक हिंदू है वो इतने ज्यादा बहुमत में ना आ जाए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या है वो इसमें बिल्कुल कुचल दी जाए, समाप्त हो जाए, या उनकी पहचान समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार का डर जो है वह नेताओं के द्वारा मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में स्प्रेड किया गया, और इस कारण से जो मुस्लिम समाज है उसने अपने आप को कांग्रेस और कांग्रेस के आंदोलनों से, अर्थात उस समय चलने वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन, उससे अपने आप को दूर कर लिया। तो इस प्रकार ये जो दो समूह थे, दलित वर्ग और मुस्लिम राजनीतिक संगठन जो उस समय के थे, इन दोनों समूहों ने अपने आप को सविनय अवज्ञा आंदोलन से दूर रखा। अभी तक इस अध्याय में हमने महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के द्वारा भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन किए गए और उस आंदोलन ने किस प्रकार से अपना प्रसार किया, किन किन वर्गों की उस आंदोलन में भूमिका रही, इसको हमने अभी देखा। लेकिन भारत में राष्ट्रवाद का यह अध्याय जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, यह इस संपूर्ण राष्ट्रवाद के इस वातावरण के निर्माण में, इस राष्ट्रवाद के उदय में भारत में केवल और केवल महात्मा गांधी, कांग्रेस और उनके द्वारा किए गए ये जो अहिंसात्मक आंदोलन थे, इसके कारण से ही भारत को आजादी मिली, यह आधा सत्य है। एक और जहां कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये अहिंसक आंदोलन, सत्याग्रह, ये सब प्रकार के प्रयास भारत की स्वतंत्रता के लिए चल रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ जवान सिरफिरे बांकुरे ऐसे लोग थे, जवान लोग थे, जिनको ऐसा लगता था कि भारत की आजादी केवल मांगने से, भीख मांगने के रूप में मांगने से प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उसका एक जबरदस्त प्रतिकार, जिस प्रकार की भाषा में अंग्रेज सरकार समझती है, उस भाषा में उत्तर देने वाले लोग भी समाज में खड़े होने चाहिए। और इसलिए संपूर्ण इस राष्ट्रवाद के दौर में, स्वतंत्रता संग्राम के इस पूरे समय में, हर समय में कोई ना कोई इस प्रकार के क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी लोग हर समय रहे, जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद की एक अलग धारा, एक अलग वातावरण देश भर में निर्मित किया। और ऐसे ही एक संगठनों में से एक संगठन का नाम हमारी इस किताब में, और वो अभी बहुत छोटे से बॉक्स में आया है, लेकिन मैं आप लोगों का उस पर ध्यानाकर्षण करने के लिए उसको थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा। दुर्भाग्य है हमारी किताबों में इन क्रांतिकारियों के ना चित्र छपे, ना इन क्रांतिकारियों के बारे में हमारी कक्षाओं में बात हुई, लेकिन क्योंकि छोटा सा एक बॉक्स छपा है हमारी किताब में ही, इसलिए वो हमारी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है, उस पर हम एक बार अच्छे से ध्यान दे लेते हैं। तो जो क्रांतिकारी संगठन जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए, और उसमें से एक क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम हमारी किताब में आया है, वह है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसी प्रकार की और भी क्रांतिकारी संगठन थे। बंगाल तो क्रांतिकारी संगठनों का केंद्र था। अनुशीलन समिति, वीर विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी कार्य हुए। तो देश भर में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के ऐसे क्रांतिकारी लोग थे, क्रांतिकारी संगठन थे। लेकिन अभी हम केवल अपनी किताब में आए इस एक संगठन के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। अंग्रेजी में इसके लिए HSRA इस प्रकार का नाम आता है। तो HSRA का संपूर्ण नाम क्या है?
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1928 में की गई। दिल्ली के अंदर जो फिरोज शाह कोटला का एक बड़ा प्रसिद्ध मैदान है, क्रिकेट स्टेडियम है, उस फिरोज शाह कोटला मैदान जो दिल्ली में स्थित है, उसमें 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। इसके जो प्रमुख मेंबर्स थे, प्रमुख जो सदस्य थे, उनमें थे हम सबके परिचित भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष जैसे प्रमुख क्रांतिकारी इस संगठन के फाउंडर्स भी थे, इस संगठन के और मेंबर्स भी थे, सदस्य भी थे, प्रमुख क्रांतिकारी थे। भगत सिंह और इस जैसे लोगों को का यह मानना था कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जिनको ना भारतीयों की आहें सुनाई देती है, ना भारतीयों का दर्द दिखाई देता है, ऐसी अंधी बहरी सरकार से भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। ऐसी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए धमाकों की आवश्यकता है। तो ये जो धमाके होंगे वो इसको नींद से जगाएगा, इस अंग्रेज सरकार की नींद को तोड़ने का काम करेगी। और इसलिए भगत सिंह के नेतृत्व में 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ, जो अंग्रेजों के द्वारा चुनाव कराए गए थे। और वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो चल रही थी, नाटकीय थी कुल मिलाकर के। उस चुनाव, उस असेंबली के द्वारा भारत के हित की कोई बात होनी नहीं थी। तो वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उस असेंबली के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर और बम फोड़े। उन बम की एक विशेषता थी जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्राण घातक कोई रसायन उसके अंदर नहीं था, बल्कि एक धमाका जिससे तेज धमाका हो। और उस धमाके के कारण से दुनिया भर की जो प्रेस है, दुनिया भर की जो मीडिया है और जो संपूर्ण अंग्रेज सरकार है, उसका ध्यानाकर्षण भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की तरफ हो। तो वो बम धमाका लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने किया। इस धमाके के साथ ही उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, पत्रक बांटे। अपना जो उद्देश्य था इस धमाके के पीछे, इन क्रांतिकारियों की जो चाह थी भारत की स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज सरकार के से जो चाहते थे ये क्रांतिकारी, वो अपना उद्देश्य लिखे हुए पत्रक उन्होंने वहां असेंबली में फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। और यहां से भागे नहीं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इस धमाके को करने के बाद यहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। और गिरफ्तारी के बाद जब न्यायालय में पूरा केस चला ये बम कांड का, तो फिर भगत सिंह ने वहां पर अपने आप को, अपने जो विचार थे उन विचारों को बहुत सार्वजनिक किया। और भगत सिंह जानबूझ करके वहां अपनी गिरफ्तारी देते हैं ताकि संपूर्ण दुनिया की जो प्रेस और देश की जो संपूर्ण अंग्रेज सरकार है, उसके सामने क्रांतिकारियों के विचारों को, भारत की जो वास्तविक आवाज थी, उसको उन तक पहुंचाया जा सके। इस लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ये सारी घटना हुई, उसके बाद बटुकेश्वर और भगत सिंह इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी साल ट्रेन उड़ाने का भी प्रयास इस संगठन के द्वारा किया गया था, जिसमें लॉर्ड इरविन जो उस समय के वायसराय थे, वो यात्रा कर रहे थे। उस पूरी ट्रेन को उड़ाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल हो गया। कुल मिलाकर इस लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड के कारण से भगत सिंह को और फांसी की सजा दी गई। जिस समय भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई, उस समय भगत सिंह की जो उम्र थी वह मात्र 23 वर्ष थी। लेकिन न्यायालय में जिस समय यह केस चल रहा था, उस समय भगत सिंह ने कुछ बातें कही जिसके ऊपर हमको अपना ध्यानाकर्षण करना चाहिए। सबसे पहली बात जो बहुत विशिष्ट रूप से क्रांतिकारियों की तरफ देखने की दृष्टि को स्पष्ट करती है, वो यह है कि भगत सिंह ने कहा कि हम जो क्रांतिकारी लोग हैं, ये बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते। हमने बम और पिस्तौल, ये जो हिंसा के साधन है, इसकी उपासना करने के लिए हम क्रांति के मार्ग पर नहीं आए हैं, बल्कि सामाजिक क्रांति चाहते हैं। समाज को उग्र स्वरूप में जो सामाजिक परिवर्तन चाहिए, जो स्वतंत्रता चाहिए, जो कृषक हैं, जो श्रमिक वर्ग है, उनकी स्थिति में जो सुधार होना चाहिए, वह सामाजिक क्रांति के हम उपासक हैं। केवल बम और पिस्तौल की उपासना हम नहीं करते, यानी कि केवल हिंसा करना यह हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज में एक बड़ी व्यापक क्रांति को जन्म देना यह हमारा उद्देश्य है। और ऐसी जो क्रांति है, जो स्वतंत्रता और मानव मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए की जाती है, ऐसी क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। और इस प्रकार की क्रांति में हम लोग, अर्थात भगत सिंह और उसके जो साथी क्रांति के मार्ग पर चल रहे थे, जिनको फांसी झेलनी पड़ी अपनी छोटी सी उम्र में,
उन्होंने न्यायालय में इस बात को कहा कि ये जो क्रांति है, ये क्रांति के अंदर हमारी जो उपस्थिति है उसको उन्होंने दर्ज किया है। इस पूजा की वेदी में हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। मतलब भारत की स्वतंत्रता का जो ये संपूर्ण संग्राम था, इस संग्राम को उन्होंने भारत की उपासना ही कहा, भारत की पूजा ही कहा। और इस पूजा के अंदर ये जो संपूर्ण यज्ञ चल रहा था, स्वतंत्रता प्राप्ति का जो प्रयास चल रहा था, उस प्रयास में भगत सिंह ने स्वयं और संपूर्ण क्रांतिकारियों को नैवेद्य बताया। नैवेद्य क्या होता है? तो आप सब लोगों को ध्यान है, जब कोई यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में जो सामग्री प्रस्तुत की जाती है उस सामग्री को नैवेद्य कहते हैं। तो भगत सिंह ने स्वयं और संपूर्ण क्रांतिकारियों को ये स्वतंत्रता प्राप्ति का जो बड़ा अभियान चला उसमें आहुति के रूप में, नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये एक छोटा सा पार्ट हमारी उस किताब के एक छोटे से बॉक्स में आया था और इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे वैकल्पिक प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं। हम बढ़ते हैं इस अध्याय के बिल्कुल अंतिम भाग की ओर, जिसका नाम है सामूहिक अपनेपन का भाव। हमने जब यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्याय पढ़ा तब हमने देखा कि वहां पर भी सामूहिक पहचान को विकसित करने के लिए यूरोप के अंदर फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, सभी जगहों पर अपनी एक सामूहिक पहचान विकसित हो सके, इसके लिए वहां के क्रांतिकारियों ने, वहां के राष्ट्रवादियों ने अलग अलग प्रयास किए, जिससे एक सामूहिक अपनेपन की भावना, एक राष्ट्र की भावना सभी लोगों के भीतर उत्पन्न की जा सके। भारत में भी इस प्रकार के कुछ प्रयास यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक विभिन्न तत्व, भारत में जो राष्ट्रवादी भावना जिसको इस संपूर्ण अध्याय में हमने देखा है, ये बढ़ रही थी कांग्रेस के आंदोलनों में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे तत्व थे जिसने इस राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में अपना योगदान दिया। हम 4 बिंदुओं के आधार पर ऐसे 4 तत्वों का यहाँ पर चिंतन करते हैं। सबसे पहला जो तत्व था जिसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो था राष्ट्र का चित्र रूप में रूपांतरण और उसका स्तुतिकरण। जैसा कि हमने यूरोप के अंदर पढ़ा इसी टॉपिक को, यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर पढ़ा उसमें हमने पढ़ा राष्ट्र का मानवीकरण, राष्ट्र को मानव का स्वरूप देना। ये जर्मेनिया की कहानी हमने पढ़ी, मारियाना को हमने देखा। तो उसी प्रकार भारत में भी, भारत जो एक राष्ट्र था, भारत जो एक देश है, उस भारत को भारत माता के रूप में और देखा जाने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते सबसे पहली बार भारत माता ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। इस आनंद मठ में, जो कि उन्होंने 1870 में लिखा था, वंदे मातरम नाम की एक स्तुति, भारत को माता मानकर उस भारत को माता के रूप में प्रणाम करना, वंदे मातरम, मातरम मतलब माँ तुझे प्रणाम। तो भारत को माँ मानकर उसकी स्तुति करते हुए, उसकी स्तुति का, उसका महिमा मंडन करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम यह संपूर्ण गीत लिख दिया, जो बाद में भारत का राष्ट्रगीत भी बना। तो ये जो वंदे मातरम का गीत जिसमें बंकिम ने लिखा, उसके बाद संपूर्ण देश के जो भी क्रांतिकारी लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन राष्ट्रवादी लोगों का तो ये नारा बन गया। वंदे मातरम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे क्रांतिकारियों के। वंदे मातरम ये शब्द जो है वह लोगों को देश के लिए मरने की, देश के लिए जीने की प्रेरणा देता था। तो इस वंदे मातरम ने राष्ट्रवाद के विकास में एकदम जान फूंक दी। क्रांतिकारियों के लिए एक संजीवनी का काम करता था ये वंदे मातरम, जो आनंद मठ नाम की पुस्तक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा 1870 में। इसी के बाद 1905 में जब इस देश के अंदर बंग भंग विरोधी आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन की एक योजना की थी और उसके खिलाफ संपूर्ण देश के अंदर एक गुस्सा फूटा और देश भर में एक बड़ा मूवमेंट, बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। क्रांतिकारियों के द्वारा खड़ा किया गया आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी वह जाना गया। उस स्वदेशी आंदोलन के समय अवनींद्रनाथ टैगोर जो एक बड़े चित्रकार थे, उन्होंने आनंद मठ में जिस भारत माता की कल्पना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, उसका एक पोर्ट्रेट, उसका एक पहला चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में अंकित किया, बनाया, उकेरा।
और अवनींद्र नाथ ने जिस भारत माता को अपनी पेंटिंग में स्वरूप दिया, मूर्त रूप दिया, उसमें किस प्रकार दिखाया, तो भारत माता को अवनींद्र नाथ ने अपने उस चित्र में एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया, जो बहुत शांत थी, गंभीर थी और देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त इस प्रकार का एक सन्यासी स्वरूप भारत माता का अवनींद्र नाथ के द्वारा बनाए गए उस चित्र में दिखाया गया था। यह सबसे पहली पेंटिंग थी भारत माता की जिसने भारत को एक मूर्त स्वरूप भारत माता के रूप में दिया। अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा वो 1905 में भारत माता का चित्र बनाया गया था, जो एक सन्यासिनी, शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त भारत माता की कल्पना उसमें उन्होंने की थी। तो ये जो भारत माता का चित्र था, ये भी क्रांतिकारियों को, राष्ट्रवादियों को अपने देश के लिए और कुछ करने की प्रेरणा देता था। देश के लिए जो हित है तो वो भारत माता का हित, और देश का जो अहित है वह भारत माता का अहित, इस रूप में लोगों को और प्रेरणा देता था, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करता था। तो राष्ट्र का ये जो चित्रीकरण हुआ, जो मानवीकरण हुआ और उसकी स्तुतिकरण जो काम हुए, उसने राष्ट्रवाद की भावना को और प्रचंड रूप भारत में दे दिया। फिर दूसरा, यही राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में कई चिन्हों और प्रतीकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। विशेष रूप से भारत का जो राष्ट्र ध्वज है, उस राष्ट्र ध्वज के बनने से पहले, जो आज का तिरंगा आया उससे पहले कई प्रकार के ऐसे प्रतीक इस संपूर्ण राष्ट्रवादी आंदोलन के समय में एक के बाद एक सामने आते गए। दो का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन वही मैं जो कह रहा हूँ 1905 का, वह बंग भंग विरोधी आंदोलन जो था वही स्वदेशी आंदोलन था। तो वह जो स्वदेशी आंदोलन चला, और स्वदेशी आंदोलन का अपना एक झंडा बनाया गया वहां के राष्ट्रवादियों द्वारा, वो भी तिरंगा झंडा ही था, लेकिन उस तिरंगे झंडे का रंग हरा, लाल और पीला, ऐसे 3 रंग उस झंडे में थे, और उसके अंदर 8 कमल के फूल थे। 8 कमल के फूल उस समय अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को जो 8 प्रांतों में बांटा हुआ था, उन 8 प्रांतों का प्रतीक एक एक कमल, तो ऐसे 8 प्रांत को संकेतिक करते हुए 8 फूलों को उन क्रांतिकारियों ने अपने उस तिरंगे झंडे के बीच में जगह दी। और ऐसे ही हिंदू और मुसलमानों को सिंबॉलिकली उसका प्रतीक अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा उस झंडे में बीच में बनाया गया। तो ये बंगाल के क्रांतिकारियों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन के समय ये जो तिरंगा झंडा बनाया गया, ये उन क्रांतिकारियों और उस समय के जो आंदोलनकारी लोग थे, राष्ट्रवादी जो लोग थे, उनकी प्रेरणा का, उनमें राष्ट्रवाद की भावना के जागरण का एक कारण बना। तो स्वदेशी आंदोलन का झंडा कैसा था? तिरंगा ही था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का जो तिरंगा झंडा था उसमें कौन कौन से रंग थे? हरा, लाल और पीला। और उसकी विशेषता क्या थी? उसके बीच में 8 प्रांतों को प्रदर्शित करने वाले 8 कमल के फूल थे, और एक आधा चंद्रमा था जो हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक था। इसी प्रकार 1921 में महात्मा गांधी ने भी स्वराज का एक झंडा वह बनाया प्रतीक रूप में। स्वराज का जो झंडा महात्मा गांधी ने बनाया वह भी तिरंगा था, उसमें सफेद, हरा और लाल, ऐसे ये 3 रंग महात्मा गांधी द्वारा बनाए गए उस झंडे में थे। और उसके बीच में, बीच की जो पट्टी थी, उस पट्टी पर चरखा जो महात्मा गांधी चलाते थे, उस चरखे को स्वावलंबन के प्रतीक के रूप में वह चरखे का निशान उस झंडे पर छापा गया। तो इस प्रकार के जो प्रतीक चिन्ह समय समय पर राष्ट्रवादी आंदोलन के टाइम पीरियड में आते थे, ये प्रतीक भी राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करते थे। ऐसे ये 2 प्रतीकों की बात हमने यहाँ की है। राष्ट्रवाद के भावना को विकसित करने में लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने वाला जो आंदोलन था, उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका दी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन राष्ट्रवादी लोगों ने भारत के जगह जगह पर, संपूर्ण देश भर में जो अनेकों अनेक जातियां हैं, उन जातियों का अपना अपना काम था अनादिकाल से। तो ऐसी जाति थी जिसका नाम भाट और चारण। ऐसी जो जातियां थी, इन भाटों और चारणों का काम क्या था? ये स्तुतियां क्या करते थे? प्राचीन जो समाज था उनकी लोक कथाओं को अपनी भाषा में सुनाया करते थे। तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते राष्ट्रवादी जो ऐसे लोग थे, उन्होंने भाटों और चारणों के द्वारा गांव-गांव में जो कथाएं प्रचलित थी, उन कथाओं का संग्रह करना प्रारंभ किया, और ये एक आंदोलन के रूप में हुआ। राष्ट्रवादियों का यह मानना था कि भाटों और चारणों के द्वारा जो लोक कथाएं, लोक कहानियां, लोकगीत गाए जाते हैं, वह वास्तव में भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं, और इसलिए
भारत राष्ट्र के लिए अगर इस संपूर्ण राष्ट्र का एकीकरण करना है, इस राष्ट्र का संगठन करना है, तो उसमें इन लोक कथाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसलिए उन्होंने उन कथाओं का संग्रह करना प्रारंभ किया। संपूर्ण देश में एक आंदोलन के रूप में चला। बंगाल में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन रविंद्रनाथ टैगोर ने इस प्रकार के इस लोक कथाओं के संग्रह के काम का नेतृत्व किया। साथ ही मद्रास के अंदर नटेशा शास्त्री, ये नाम आप याद कर लीजिए, नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत की जो लोक कथाएं हैं उनका संग्रह किया। तमिल भाषाओं की जो लोक कथाएं थी उनका संग्रह किया और उस संग्रह को उन्होंने 4 खंडों में 4 वॉल्यूम्स में प्रकाशित करवाया। कुल मिलाकर इन लोक कथाओं को संग्रह और उसको पुनर्जीवित पुनर्प्रचारित करने के पीछे उद्देश्य यही था कि ये लोक कथाएं भारत राष्ट्र की वास्तविक अनुभूति समाज के अंदर करवाती थी और राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन कथाओं की थी। चौथा तत्व जिसने राष्ट्रवाद की भावना को भारत में विकसित किया वो था इतिहास की पुनर्व्याख्या। तो भारत में जब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय जनमानस पर यह प्रभाव छोड़ना चालू किया और भारत की छवि संपूर्ण दुनिया में यह बना दी कि भारत मतलब क्या, भारत तो अनपढ़ लोगों का देश है, पशुतुल्य लोगों का देश है, गडरिये लोगों का देश है, जिनको ज्ञान विज्ञान कला में कुछ भी नहीं आता। अंग्रेज जो है वो बहुत वेल सिविलाइज्ड है, व्यापार में विज्ञान में सभी में उन्नत हैं और अंग्रेजों ने भारत में आकर के भारत के लोगों को सिविलाइज्ड किया है, यानी उन जंगली लोगों को उन्होंने जीवन जीना सिखाया। इस प्रकार का एक वातावरण, इस प्रकार की एक छवि अंग्रेजों ने भारत की संपूर्ण दुनिया में बना दी और इसलिए राष्ट्रवाद की इस यात्रा में भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने ये तय किया कि ये जो इतिहास अंग्रेजों ने भारत के लिए बताया है, दुनिया में जो भारत की छवि अनपढ़ निरक्षर लोगों की, ज्ञान विज्ञान में पिछड़े हुए लोगों की जो छवि अंग्रेजों ने भारत की बनाई है, इसको अगर बदलना है तो भारत के लोगों को भारत का गौरवशाली इतिहास वह वापस बताना पड़ेगा। और इसलिए राष्ट्र के प्रति इस गौरव के भाव को जागरण करने के लिए भारत का जो प्राचीन गौरवशाली इतिहास था, जो अंग्रेजों के आने से पूर्व, मुगलों के आने से पूर्व भारत ज्ञान विज्ञान कला गणित अंतरिक्ष शास्त्र खगोल शास्त्र सभी प्रकार के क्षेत्रों में भारत दुनिया में सिरमौर था, सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था। इस प्रकार के जो हमारे क्षेत्र थे जिसमें हम दुनिया में बहुत बड़े थे, बहुत आगे थे, वह पुराना गौरवशाली अतीत राष्ट्रवादी लोगों ने भारत को वापस याद दिलाना प्रारंभ किया और उसने भारतीय लोगों के मनों में इस संकल्प को दृढ़ किया कि हम पिछड़े नहीं हैं, हम सदैव ही दबे कुचले नहीं थे, हमारी अपनी एक सभ्यता थी जो दुनिया में सबसे अच्छी थी, दुनिया में हम सबसे ज्यादा अधिक विकसित थे। इस बात का प्रमाण आपको आगे जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसकी प्रस्तावना में ही हम ये बात करेंगे कि 18वीं शताब्दी तक, यानी कि अंग्रेजों के आने के बाद तक भी भारत दुनिया के व्यापार में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन रखता था। इसका मतलब भारत का एक गौरवशाली अतीत था जिसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और भारतीयों के मन में ये जो निराशा का वातावरण था उसको राष्ट्रवादियों ने इतिहास की पुनर्व्याख्या करके वापस जगाया कि भारतीय लोग हमेशा दबे कुचले नहीं थे, दुनिया में हम बहुत आगे थे और उस स्थान को हमको पुनः प्राप्त करना है। इस प्रकार की एक गौरवपूर्ण अतीत का पुनर्स्मरण राष्ट्रवादियों ने इतिहास की पुनर्व्याख्या करके किया। यहां मैं आपको विवेकानंद जी का भी उदाहरण देना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने भी यही काम किया। जब वह 1892 में शिकागो के अंदर गए और उन्होंने वो जो भाषण दिया दुनिया की जनता के सामने विश्व धर्म संसद में, वह भाषण भी और कुछ नहीं था, वह भाषण भी इतिहास की पुनर्व्याख्या का ही एक हिस्सा था। उस भाषण के बाद दुनिया की भारत की तरफ देखने की दृष्टि वह लगातार बदलने लगी और भारत के राष्ट्रवादी लोगों में एक चेतना का संचार हो गया। तो इतिहास की पुनर्व्याख्या ने भी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने कुल मिलाकर अंग्रेजों ने भारत के लिए जो दृष्टि संपूर्ण दुनिया के अंदर विकसित की थी, जो धारणाएं विकसित की थी, उन धारणाओं को तोड़ने का काम इतिहास की पुनर्व्याख्या ने किया। तो ये सामूहिक अपनेपन की भाव का जागरण और राष्ट्रवाद के विकास में इन सभी तत्वों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
तो हमने देखा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे, एक तरफ इस प्रकार के जो क्रांतिकारी लोग थे, उन क्रांतिकारी लोगों ने क्रांति के मार्ग पर चलकर अपना जीवन राष्ट्र के लिए होम करके, फांसी चढ़कर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रवाद की भावना के लिए ये सारे प्रयत्न चल रहे थे। और इसी दौरान भारत का एक कालखंड जो है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक आ पहुंचा और अंतिम जो स्वतंत्रता प्राप्ति का 40 का जो दशक प्रारंभ हुआ, उस समय दुनिया फिर दूसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ चुकी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही फिर एक बार भारत के लोगों की जबरन भर्ती और भारत के ऊपर जो अत्याचार की एक सीमा अंग्रेजों की बढ़ी, उन सब प्रभावों से प्रभावित होकर के, आतंकित होकर महात्मा गांधी ने एक बार फिर एक बड़े आंदोलन को सृजित करने का निर्णय किया और यह हुआ जो महात्मा गांधी के वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई 14 जुलाई 1942 को फिर एक बार देश में एक बड़ा आंदोलन जिसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव को कहा गया भारत छोड़ो प्रस्ताव। अर्थात इस वर्धा के कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी और कांग्रेस ने तय किया कि फिर एक बार देश में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा और इस आंदोलन का नाम इस बार रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन। इस भारत छोड़ो आंदोलन के बहुत सारे प्रमुख नेता थे, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता इस आंदोलन को चलाए, लीड किए। कई महिलाओं ने भी प्रमुख रूप से इसमें भूमिका निभाई, जिसमें मतांगिनी हाजरा बंगाल से, कनकलता आसाम, रमा देवी उड़ीसा, ऐसी ये प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने इस भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख रूप से सक्रिय भूमिका निभाई। आंदोलन का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसे महात्मा गांधी के सभी आंदोलनों का रहता था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, नौकरियां छोड़ना, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, ये सब काम इस भारत छोड़ो आंदोलन में भी हुआ, लेकिन 1 वर्ष की अवधि में इस आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 2 प्रसिद्ध नारे दिए जो बहुत प्रसिद्ध हुए। उन नारों को भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से तैयार कर लीजिए। महात्मा गांधी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया, करो या मरो का, डू एंड डाई, या तो हम स्वतंत्रता प्राप्ति करेंगे या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा डू एंड डाई का एक नारा महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान भारत की जनता को दिया। और दूसरा नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा, ये जो 2 नारे थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। कुल मिलाकर इस संपूर्ण अध्याय में जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद, इसमें हमने देखा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आधुनिक प्रयास हुए, विशेषकर 1920 और 1920 के बाद में महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए, स्वतंत्रता प्राप्ति के जो प्रयास हुए, वो किस प्रकार के थे और उसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, और सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता मतलब उसके जो मायने थे वो अलग अलग थे। ये सारी चीज़ें हमने इस अध्याय में पढ़ी है और इसके साथ ही अपना ये अध्याय जो है समाप्त होता है। संपूर्ण अध्याय के संदर्भ में आपके मन का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मिलते हैं इसके बाद के उस अंतिम वीडियो में जिसमें हम इस अध्याय भारत में राष्ट्रवाद नाम के इस अध्याय को प्रश्नों के रूप में दोहरान करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।